शुरू करती हूँ बनाने वाले के पाक और बाबरकत नाम से। तमाम देखती आंखों और सुनते कानों को लुबना खान का प्यार भरा और खलूस भरा सलाम पहुँचे। Dear students, welcome to class 11 Zoology, Department of Education. Via these educational broadcasts is trying to comfort students in these torrid times, and to comfort class 11 Zoology studying kids, I am going to take up body fluids and circulation today. Children, I have already discussed this chapter with you. Till now we have finished up till blood. I have finished giving you a graphical composition of the blood, and in my last lecture we were discussing plasma. Now dear students, let us start from plasma. So the first structural component that we showed in the graph in our last lecture was plasma. So plasma is the fluid portion of blood. जो ब्लड का फ्लूइड पोर्शन है, जिसकी वजह से फ्लूइड है ब्लड, जिसकी वजह से फ्लूइड नेचर है ब्लड का, दैट इज प्लाज्मा. इट कंस्टिट्यूट्स अबाउट 55% ऑफ द ब्लड. ब्लड का 55% प्लाज्मा का बना हुआ है. एंड नॉट ओनली दैट, द प्लाज्मा इज स्ट्रॉ कलर्ड. नाउ स्ट्रॉ, यू नो, स्ट्रॉ हम सूखी घास को कहते हैं. सूखी घास कैसे होती है? जिस येलो कलर की सूखी घास स्ट्रॉ होती है, उसी कलर का प्लाज्मा होता है. सो प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ येलो कलर्ड कंपोनेंट ऑफ द ब्लड, ड्यू टू विच द ब्लड हैज अ फ्लूइड नेचर. तो ब्लड का एक स्ट्रॉ येलो कलर्ड का कंपोनेंट होता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लूइड कहलाता है या फ्लूइड होता है, उसको हम प्लाज्मा कहते हैं. ना कंपोजिशन वाइज प्लाज्मा किन चीजों का बना है? अगर कंपोजिशन वाइज आप देखेंगे, प्लाज्मा जो है 92 to 96% पानी का बना है. इट इज मेड अप ऑफ 92 to 96% वाटर. देन it has certain proteins known as plasma proteins. इसमें और आपको मिलेंगे plasma proteins. You will also have certain mineral ions in this, and also certain organic substances, organic elements, certain organic substances. So if we look at plasma, many things are present in plasma. इसमें मैक्सिमम प्लाज्मा पानी से बना हुआ है. दैट इज व्हाई वी से इट्स द फ्लूइड पोर्शन ऑफ द ब्लड. 92 to 96%. द परसेंटेज इज डिफरेंट इन डिफरेंट बुक्स. दिस इज एन एवरेज परसेंटेज दैट आई एम गिविंग यू. द प्लाज्मा कंस्टिट्यूट्स अबाउट 90 to 96%. इसमें वाटर होता है. फिर लगभग 6 से 60% तक इसमें प्रोटीन्स होते हैं, स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं, जिनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे. प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, और इसमें कुछ मिनरल आयंस भी होते हैं, और साथ साथ कुछ organic substances भी होती हैं. Now let's study about them one by one. Now I told you a very important component of plasma, that is between 6 to 7% is plasma protein. Plasma के अंदर खास किस्म के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें कि हम प्लाज्मा प्रोटीन्स कहते हैं. तो आइए पहले हम इन्हीं प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में पढ़ते हैं. What are these plasma proteins? Dear students, these plasma proteins are of 3 types: fibrinogens, globulins, and albumins. प्लाज्मा के अंदर 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ प्रोटीन्स होती हैं, जो विच कम अंडर द हेडिंग प्लाज्मा प्रोटीन्स. फर्स्ट इज फिब्रिनोजेंस. ये ऐसे प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं विच हैव अ रोल इन ब्लड क्लॉटिंग. दे हैव अ रोल इन ब्लड क्लॉटिंग. ये ऐसे प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं जो रोल करते हैं, जिनका काम है, जो कि आगे आप इसी यूनिट में देखेंगे, ब्लड क्लॉटिंग पाथवे, उसमें इनका रोल रहता है. जब भी कट आपको लगता है, ऑटोमेटिकली वहां पे एक जो होता है विस्कस ब्लड का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको कि हम क्लॉट कहते हैं. वो क्लॉट एक पाथवे के जरिए से बनता है, एक मैकेनिज्म से बनता है, जिसे हम ब्लड क्लॉटिंग पाथवे कहते हैं. उस ब्लड क्लॉटिंग पाथवे में इन प्रोटीन्स का रोल होता है, जिनको कि हम फिब्रिनोजेंस कहते हैं. देन अनदर टाइप of proteins present in the plasma is globulins. इनका रोल है in the defense mechanism of the body.
इन द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, आपकी बॉडी जो है अलग अलग किस्म की डिजीजेस के साथ फाइट कर पाती है. दैट इज बिकॉज ऑफ दीज प्रोटीन्स, दे हैव अ रोल देयर which are known as globulins. Then albumins help in maintaining the osmotic balance of your body. जो आपकी बॉडी का osmotic balance है, जिससे आपके सारे बॉडी organs properly काम करते हैं, आपके systems आराम से चलते हैं. That is when you have a proper osmotic balance. That osmotic balance is maintained because of these albumins. So plasma proteins are categorized into three types: fibrinogens, globulins and albumins. All of them perform very important jobs for the person. Defense mechanism में role है, blood clotting pathway में role है, then maintaining the osmotic balance. Besides these, there are also other proteins present in the blood which are known as clotting factors. और भी खास प्रोटीन्स होते हैं प्लाज्मा में प्रेजेंट इन प्रोटीन्स के बगैर, जिन्हें हम क्लॉटिंग फैक्टर्स कहते हैं. लेकिन ये प्रोटीन्स इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ये एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते हैं. दीज प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन द इनएक्टिव फॉर्म एंड वी कॉल दीज प्रोटीन्स एज क्लॉटिंग फैक्टर्स. नाम से ही पता चल जाता है इनका रोल ब्लड क्लॉटिंग पाथवे में है. ये प्रोटीन्स भी प्लाज्मा के अंदर होते हैं, इन्हें हम क्लॉटिंग फैक्टर्स कहते हैं. व्हाई दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट? बिकॉज अगर हम प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर्स निकाल दें, अगर हम प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर्स निकाल दें, इट बिकम्स सीरम. तो अगर आपको कोई पूछ ले व्हाट इज सीरम, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स इज सीरम. प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स इज सीरम. तो another important type of proteins that are present inside the blood in the plasma component of the blood are clotting factors, लेकिन ये inactive form में होते हैं और अगर ये इसमें से निकाल दिए जाएं, we call it as serum. So that is about the plasma proteins that are present in the blood. Now let's discuss about the mineral ions. कौन से mineral ions हैं जो plasma के अंदर present होते हैं? What are the different types of mineral ions that are present in the plasma? So speaking about the mineral ions that are present in the plasma, what are they? They are the sodium, they are the potassium, they are the bicarbonate ions, and of course there are also chlorine ions. So सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोरीन जैसे मिनरल आयंस प्लाज्मा के अंदर मिलते हैं. देन आई ऑल्सो टोल्ड यू कि इसके अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी होती है, जिसमें ग्लूकोज आएगा, जिसके आपके विटामिन्स आएंगे, जिसमें हार्मोन्स आएंगे. दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इनसाइड द प्लाज्मा. सो प्लाज्मा, द फ्लूइड पोर्शन ऑफ द ब्लड विच इज येलो इन कलर, स्ट्रॉ भी हम कहते हैं, स्ट्रॉ कलर्ड. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एक तो पानी, फ्लूइड नेचर जो ब्लड का है वो प्लाज्मा की वजह से है, होगा भी क्योंकि प्लाज्मा खुद 92 to 96% वाटर से बना है, और इसका फिर एक छोटा सा लेकिन काफी जरूरी हिस्सा प्रोटीन से बना हुआ है. इट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड दोज प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज प्लाज्मा प्रोटीन्स. दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल लाइक वी ऑलरेडी डिस्कस. देन मिनरल आयंस आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा एंड ऑल ऑफ दीज हैव रोल्स इन डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इन योर बॉडी. देन ऑफकोर्स इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जिसमें आपका ग्लूकोज आता है, वाइटामिन आते हैं, हार्मोन्स आते हैं, ये सारी चीजें भी प्लाज्मा के अंदर present रहती हैं. So this was about the first component of the blood, that is the plasma. Then children, we studied about the second component of the blood from the graph, formed elements. Now you know that the second component of the blood is the formed elements or the blood corpuscles. उधर मैंने आपको सारे टाइप्स बताए कि ब्रॉडली 3 टाइप्स होते हैं, फिर हमने सब टाइप्स को भी डिस्कस किया, लेकिन हम पहला मेन टाइप यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दैट इज RBCs. RBCs are the red blood cells. आपके ब्लड के अंदर रेड कलर की सेल्स होती हैं जिन्हें कि हम RBCs या रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, और इनका दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट्स. Now these RBCs are red in color because of the presence of a special pigment that is called as hemoglobin. RBCs के अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसको कि हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, और इसी हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का कलर रेड होता है.
the blood color is red because of this particular pigment present in RBCs that we call as hemoglobin. The blood is of red color. But dear students, does the name red blood cells mean RBCs are red in color? Take some time and think over it. You will be amazed to know that if you take a single RBC, it is not red in color. It will appear yellow to you. Now you will say how? If red colored hemoglobin is present in it, why it is not red? This is something very new to you. Many of you might be knowing this right from class 9th who study at great details, but most of the times जो नाम है ये mislead करता है, red blood cells. Red हम इसको इसलिए कहते हैं because इसमें hemoglobin होता है, लेकिन एक अकेली RBC का अगर आप कलर देखेंगे it is yellow. फिर हम क्यों इनको रेड कहते हैं? ब्लड कैसे रेड बनता है? What is an RBC for you? आप मानिए हवा में एक इनविजिबल डॉट है, हवा में एक इनविजिबल डॉट जो हमें दिख नहीं रहा है, दैट इज एन आरबीसी, एन इनविजिबल डॉट. और उस इनविजिबल डॉट में उसके 1000 गुना छोटा, जितना वो डॉट खुद है उसके 1000 गुना छोटा एक और अंदर से डॉट है, डॉट के अंदर एक और छोटा सा डॉट है, दैट इज हीमोग्लोबिन. क्या वो आपको एक अकेली आरबीसी में देखने पे नजर आएगा? नहीं आएगा. लेकिन जब आप एक ड्रॉप ऑफ ब्लड देखते हैं उसमें देयर आर मेनी आरबीसीज, हंड्रेड्स, मिलियंस. जब आप बहुत सारा ब्लड एक साथ देखते हैं यू सी मिलियंस ऑफ आरबीसीज टुगेदर, और उन मिलियंस ऑफ आरबीसीज में ये मिलियंस ऑफ हीमोग्लोबिन डॉट्स एक साथ जब जुड़ते हैं तो ओवरऑल इट गिव्स अ रेड अपीयरेंस. सो ब्लड अपीयर्स रेड टू अस. बट इंडिविजुअली द आरबीसी इज नॉट रेड. इंडिविजुअली एक अकेली आरबीसी अगर आप लेंगे वो रेड कलर की नहीं होगी. वी कॉल इट रेड ब्लड सेल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस पिगमेंट नोन एज हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से ब्लड का कलर रेड होता है. नाउ चिल्ड्रन, स्पीकिंग अबाउट द नंबर, जब हम आरबीसीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जो मेजॉरिटी जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं वो आरबीसीज की वजह से ही है. सो द लार्जर अमाउंट ऑफ आरबीसीज एज कंपेयर टू अदर टाइप्स ऑफ सेल्स, ये सबसे ज्यादा एज कंपेयर टू अदर टाइप्स ऑफ सेल्स आपकी बॉडी में पाई जाती हैं. ये बहुत जरूरी है आपके लिए, आपने छोटी क्लासेस से पढ़ा है, बिकॉज दे आर द कैरियर्स ऑफ ऑक्सीजन. बट हेयर वी नीड टू डिस्कस इट एट अ कॉम्प्लेक्स लेवल. लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट द नंबर ऑफ द आरबीसीज. कितनी होती हैं आरबीसीज एक इंसान के अंदर? अब अगर आप पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ द ब्लड की बात करेंगे, सो एक एवरेज पे अगर हम देखें 4.5 to 5 million RBCs, 4.5 to 5 million RBCs are present in the per cubic millimeter of blood. So एक एवरेज अकाउंट दिया गया है RBCs का कि 4.5 to 5, and even some books write 5.5. I again give you an average value per cubic millimeter of blood, आपको ये मिलेंगी. लेकिन वो इंसान जो हायर ऑल्टीट्यूड्स पे रहते हैं या हायर ऑल्टीट्यूड्स पे काम करते हैं ड्यू टू स्ट्रेनस एक्सरसाइजेस, उनकी बॉडी पे ज्यादा प्रेशर रहता है, वो ज्यादा वर्कआउट करते हैं, उनकी बॉडी में द नंबर ऑफ आरबीसीज इज हायर. द पीपल लिविंग इन हाई ऑल्टीट्यूड्स और डूइंग द स्ट्रेनस एक्सरसाइज, द नंबर ऑफ आरबीसीज इज हायर. नाउ if there is an abnormal increase in the number of RBCs, जो normal amount है उससे ज्यादा हो जाएंगी RBCs, that particular condition is known as polycythemia. Polycythemia. Normal से ज्यादा जब increase level of RBCs body में हो जाएं उसको हम कहते हैं polycythemia. That is called as polycythemia. और अगर नॉर्मल लेवल से नीचे आरबीसीज आ जाएं, डिक्रीज हो जाएं, दैट इज कॉल्ड एज इरिथ्रोसाइटोपिनिया. इरिथ्रोसाइटोपिनिया और इरिथ्रोपिनिया इसका दूसरा नाम है. सो इफ देयर इज एन इंक्रीज्ड level of RBCs, that condition is called as polycythemia. If there is normal से नीचे decreased level of RBCs present in your body, that is called as erythrocytopenia. And the instrument that is used to count these number of RBCs is known as hemocytometer. जिस इंस्ट्रूमेंट की मदद से आप RBCs को काउंट कर पाते हैं, ये पता कर पाते हैं पॉलीसाइथीमिया है, एरिथ्रोसाइटोपिनिया है, उसको हम कहते हैं, we call that particular instrument as hemocytometer.
Now this was about the number of RBCs कि RBCs का number individual में कैसा होता है. Now let's discuss about the structure of RBC कि RBC कैसी होती है, एक individual के अंदर RBC का structure कैसा होता है. Now coming to the structure of RBC. RBCs की जहां तक शेप का सवाल है, they are biconcave disc shaped. अगर आप RBCs की शेप को समझना चाहेंगे, सो यू नो अबाउट कनकेव एंड कन्वेक्स, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा है. ये बाइकनकेव है, डिस्क, एक डिस्क मानिए जो बाइकनकेव है, दो साइड से इसकी कनकेविटी है. सो RBC इज अ बाइकनकेव डिस्क शेप. RBC is biconcave. Now why this particular shape? ऐसी ये क्यों होती है? Because इसी particular shape की वजह से ये उन कैपिलरीज में, ब्लड कैपिलरीज इतनी छोटी होती हैं, ब्लड कैपिलरीज यू नो द ब्लड वेसल्स, ये इतनी छोटी होती हैं कि जितना RBC का डायमीटर होता है, कैपिलरी इससे भी छोटी होती है, कैपिलरी इससे भी छोटी होती है. तो ऐसी कैपिलरीज के थ्रू फ्लो करने के लिए, जो इसके खुद के साइज से कम, जो खुद RBC अगर इतनी है, कैपिलरी इससे कम साइज की चौड़ी है, तो ऐसी कैपिलरीज में फ्लो करने के लिए ये पर्टिकुलर शेप RBCs को मदद करता है. सो नथिंग इज लाइक दैट. शेप इज कनेक्टेड टू सम वे इन फंक्शंस. यू हैव स्टडीड अबाउट दिस इन सेल्स. सो बाइकनकेव शेप हेल्प्स इट टू फ्लो थ्रू दोज कैपिलरीज which are even smaller than its own diameter. Then they don't possess a nucleus, they are enucleated. इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, या डीन्यूक्लिएटेड, इनके अंदर न्यूक्लियस आपको नहीं मिलेगा. दे आर नॉट मार्क्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस. नाउ जो इनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जो इनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द RBCs हैज अ कोर. फर्स्टली दिस इज अ परमिएबल मेम्ब्रेन. I hope you understand permeable by now. चीजें अंदर बाहर जा सकती हैं इसकी. It is permeable to certain substances. So the membrane, the plasma membrane of the RBCs is a permeable membrane. किस तरीके का परमिएबल मेम्ब्रेन होता है कि कुछ आयंस को ये अंदर ही रखता है, जो कि आप फर्दर हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, और कुछ आयंस को बाहर ही रखता है. कुछ ऐसे खास आयंस होते हैं इसमें जिनको कि ये अंदर ही रखता है. सो नॉट ओनली परमिएबल, दिस इज सिलेक्टिवली परमिएबल. कुछ आयंस इसमें ऐसे हैं जिनको ये अंदर ही रखेगा और कुछ बाहर नहीं जाने देगा, और कुछ आयंस जो इसके एनवायरमेंट में होते हैं उनको ये अंदर आने नहीं देगा. तो एक फीचर RBC के मेम्ब्रेन का. दूसरा फीचर, इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक कोटिंग होती है जिसको हम सेल कोट कहते हैं. इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक लेयर होती है जिसे कि हम सेल कोट कहते हैं. इस सेल कोट के साथ और होता है इनके साथ अटैच फिब्रिनोजेन. You have studied about this in plasma अभी. So RBCs का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके बाहर एक लेयर होती है जिसको कि हम इसका सेल कोट कहते हैं, और उसी के साथ अटैच होता है फिब्रिनोजेन. अब इससे क्या खासियत मिलती है RBC को? इससे RBC को ये खासियत मिलती है कि RBCs पाइल करती हैं. RBCs कैन पाइल लाइक अ स्टैक ऑफ कॉइन्स. आपके पास सिक्के होंगे, एक एक 2-2 रुपए के सिक्के, आप उनको स्टैक कर सकते हैं. ऐसे कॉइन्स को स्टैक बना सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर एक रख के. RBCs की भी ऐसे ही स्टैकिंग हो सकती है, लाइक कॉइन्स, जैसे पैसों की कॉइन्स की स्टैकिंग होती है. इसकी वजह से, बिकॉज ऑफ दिस सेल कोट अटैच विद फिब्रिनोजेन, इसकी वजह से RBCs जो है स्टैकिंग होती है इसमें, और इस पर्टिकुलर स्टैकिंग को हम कहते हैं रोलैक्स फॉर्मेशन. RBCs can form Rolex, that is a stack like structure. So this is called Rolex formation. Why RBCs can show this Rolex formation? Because इनका जो plasma membrane होता है, it has a special coating which we call as its cell coat, और इसके ऊपर attached होता है इसके साथ fibrinogen, और इसी की वजह से they can get stacked like this, and this particular formation is called as a Rolex formation. This is called as a Rolex formation. RBCs can form Rolex. Now
दिस इज अबाउट न्यूक्लियस नहीं है इनमें, इनका सेल मेम्ब्रेन कैसा है. नाउ यू मस्ट ऑल्सो नो इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलेगा, इनमें आपको बाकी सेल्यूलर ऑर्गेनेलीज भी नहीं मिलेंगे. नाउ सवाल ये, क्यों नहीं है न्यूक्लियस, क्यों नहीं है गोल्गी, क्यों नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया? क्योंकि आरबीसीज अंदर बहुत जगह बनाना चाहती हैं. किस लिए जगह बनाना चाहती हैं? ताकि ये ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन को कैरी कर पाए. सो मकसद है, अगर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, गोल्गी नहीं है, इसके पीछे वजह है ताकि इन सेल्स के अंदर जगह रहे, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन कैरी कर पाए. क्योंकि मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बोला, इनमें एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसे कि हम हीमोग्लोबिन कहते हैं. ताकि हीमोग्लोबिन कैरी करने के लिए इनके पास बहुत सारी जगह अंदर से बची रहे. दैट इज व्हाई इनके अंदर ये पर्टिकुलर सेल्यूलर ऑर्गेनेलीज नहीं होते हैं. और आरबीसीज का एक ही काम होता है, इस हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन अटैच होता है. एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स अटैच हो सकते हैं और ऑक्सी हीमोग्लोबिन हम इस कंपाउंड को कहते हैं. आरबीसीज का काम होता है इसी फॉर्म में ऑक्सीजन को कैरी करना. लेकिन खुद एज अ सेल आरबीसी की एनर्जी रिक्वायरमेंट काफी कम होती है. दे हैव अ वेरी लेस एनर्जी रिक्वायरमेंट, दे हैव अ वेरी लेस एनर्जी रिक्वायरमेंट. तो फंक्शनली आरबीसीज की खुद की एनर्जी रिक्वायरमेंट काफी कम होती है. यानी खुद के लिए इनको ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, क्योंकि अंदर से बहुत सारे सेल्यूलर ऑर्गेनेलीज है ही नहीं, तो बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती नहीं जिनके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी. तो इनकी खुद की एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, जिसको हम कहते हैं कि आरबीसीज फंक्शनली प्रोकैरियोटिक होती हैं. दे आर फंक्शनली प्रोकैरियोटिक, yani they have a less energy requirement. So this can come as an MCQ. RBCs have a less energy requirement, so functionally they are prokaryotic, eukaryotic, none of these, both of these. आप ये मान के आंसर दे देते हैं कि ये जी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर की सेल है तो इसलिए यूकैरियोटिक सेल होगी, तो वो गलत हो जाता है. So this is in competitive exams you need to be careful about these things. RBCs have functionally less energy requirement, so that is why functionally RBCs are prokaryotic. So this is about the structure of RBCs कि जो RBCs होती हैं इनका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है. Now RBCs बनती कहाँ पे है? You know that RBCs are formed in the bone marrow. Let us discuss another thing about RBCs. We know that RBCs are formed in the bone marrow. बोन मैरो के अंदर आरबीसीज बनती हैं और आरबीसीज का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज. एक आरबीसी का एवरेज लाइफ स्पैन है 120 डेज. एक आरबीसी 120 दिन जीती है. इसके बाद ये खुद से ही एंटीबॉडीज को अट्रैक्ट करती है, जो जिसकी वजह से फिर इसकी लाइसिस होती है, इसका ब्रेकडाउन होता है, हीमोग्लोबिन पार्ट अलग निकलता है और प्रोटीन पार्ट इसका अलग निकलता है. फिर हीमोग्लोबिन पार्ट किसी और चीज के लिए इस्तेमाल होता है, प्रोटीन पार्ट कहीं और के लिए. यू विल स्टडी दैट इन हायर क्लासेस. तो 120 दिन के बाद आरबीसी की डेथ होती है. देन डेथ के बाद जो ये डेड आरबीसी है इसकी डिग्रेडेशन होती है, ये ब्रेक डाउन होती है. कहां? स्प्लीन के अंदर. इट इज ब्रोकन डाउन इनटू फर्दर कंपोनेंट्स और उनका भी हमारी बॉडी आगे इस्तेमाल करती है, जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. क्योंकि स्प्लीन के अंदर आरबीसीज का ब्रेक डाउन होता है. दे आर ब्रोकन डाउन, द डेड आरबीसीज आर ब्रोकन डाउन इन स्प्लीन. दैट इज व्हाई द स्प्लीन इज आल्सो कॉल्ड एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज. तो स्प्लीन एक ऐसा ऑर्गन है जिसको कि हम कहते हैं द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी. सो द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ एन आरबीसी इज 120 डेज और 120 दिन के बाद आरबीसी मर जाती है. नाउ हीमोग्लोबिन जो है, आई टोल्ड यू इट्स अ रेड कलर्ड पिगमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये जो है ऑक्सीजन कैरियर है. नाउ एक इंसान के अंदर ईदर मेल और फीमेल हीमोग्लोबिन की एक क्वांटिटी होती है. ये मेल्स में अलग होती है, फीमेल्स में अलग होती है. इन मेल्स इट नॉर्मल कंसिडर किया जाता है 14 to 16 ग्राम्स इज द नॉर्मल हीमोग्लोबिन क्वांटिटी एंड फीमेल्स इट इज बिटवीन 10 to 12.
ग्राम। सो मेल्स का स्लाइटली हायर रहता है फीमेल से। अगर ये हीमोग्लोबिन क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए, द पर्सन सफर्स। फीमेल्स को भी अलग किस्म की प्रॉब्लम्स होती है, मेल्स को भी अलग किस्म की प्रॉब्लम्स होती है हीमोग्लोबिन का कंटेंट गिर जाने से। तो ऑन एन एवरेज हमारी बॉडीज में, मेल्स एंड फीमेल्स की बॉडी में हीमोग्लोबिन की एक खुसूसी मिकदार होती है विच इज डिफरेंट फॉर मेल्स एंड फीमेल्स। मेल्स हैव अ स्लाइटली हायर अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन एंड फीमेल्स हैव अ स्लाइटली लेसर अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, बिकॉज फीमेल्स की बॉडी में ऐसी प्रोसेसेस होती हैं जिनकी वजह से ब्लड लॉस होता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन का कंटेंट नीचे आता है। सो अगेन दिस हीमोग्लोबिन दैट इज द कंपोनेंट ऑफ द आरबीसीज दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरबीसीज? मोटे तौर पे आरबीसीज का क्या फंक्शन है? अगर अब हम फंक्शन, दिस वाज अबाउट द स्ट्रक्चर, फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, ऑक्सीजन को कैरी करना, जो हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। देन अगेन आरबीसी के साइटोप्लाज्म में, इन द साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसी, स्टूडेंट्स प्लीज मार्क इट प्रॉपरली, इन द साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसीज CO2 इज कैरीड। कार्बन डाइऑक्साइड भी टिश्यूज से कैरी होता है लंग्स तक। 3 फॉर्म्स में होता है, इन द फॉर्म्स ऑफ बाइकार्बोनेट्स एंड ऑल्सो इन द साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसीज। CO2 डिसॉल्व होता है साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसीज में और इसके जरिए भी CO2 कैरी होता है टू द लंग्स फॉर एलिमिनेशन। और तीसरा रोल क्या है? और इसमें एक एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो कि आरबीसी के ऑलरेडी साइटोप्लाज्म में होता है, जिसे कि हम कार्बोनिक एनहाइड्रेस कहते हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेस, carbonic anhydrase is a very important enzyme that helps in carrying of carbon dioxide in the cytoplasm of RBCs to the site of the elimination, and it also helps in maintaining the acid base balance of your body. द एसिड बेस बैलेंस ऑफ योर बॉडी, जो आपकी बॉडी की एसिड बेस बैलेंस होती है, इसको मेंटेन करने भी आरबीसीज आपको हेल्प करती है। सो दिस स्टूडेंट्स, दिस वाज अबाउट द फर्स्ट स्ट्रक्चरल या फर्स्ट फॉर्म्ड एलिमेंट दैट इज द आरबीसीज। घड़ी मुझे इशारा कर रही है, टाइम खत्म हो रहा है। अपने इस लेक्चर को मैं यही खत्म करूंगी। नेक्स्ट टाइम आई विल कैरी इट फॉरवर्ड। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड।